तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। पिछले वीडियो में हम लोग लिपि, भाषा और व्याकरण पढ़े थे, ठीक है। और व्याकरण में देखे थे कि व्याकरण के 5 प्रकार होता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। तो आज की इस वीडियो में जो पहला है जो कि है वर्ण विचार, वही वर्ण विचार को आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा। वर्ण विचार से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए, तो वर्ण विचार यानी कि जो वर्ण विचार, देखिए वर्ण का सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण होता क्या चीज है। तो वर्ण कहने का मतलब है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब समझिए किसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा बोलिए, जब हम क लिखेंगे, क के बाद जब हम हलंत लिख देंगे, क में जब हलंत लिख देंगे यानी कि क में जब हलंत लिख देते है तो कहने का मतलब कि आधा क हो जाता है। क्या होता है? आधा क। अब आधा क को हम खंड कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर वर्ण के जहां तक बात किया जाए तो बोलना है सीधे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। चलिए, तो वर्ण का परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है। ऑब्जेक्ट में पूछता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग को 52 मारना है। क्या मारना है? 52। यानी कि कहने का मतलब कि 52 बोलना है। यानी कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 52 होता है। वर्ण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। वर्ण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। चलिए, तो दोनों के बारे में हम लोग बारीकी समझते हैं। देखिए, तो स्वर्ण वर्ण की जहां तक बात की जाए तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होता है वो 11 होता है। अब व्यंजन वर्ण की जो संख्या होता है वो 33 होता है। अब देखिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वयं होता है, जिसका उच्चारण स्वयं होगा, जिसे बोलेंगे अ के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से लिया जाता है, जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है वो 33 होता है। अब बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में। हो गया कि जिसका जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहेंगे। और स्वर्ण वर्ण का भेद देखते हैं। स्वर वर्ण का क्या देखते हैं? भेद देखते हैं। तो जो स्वर वर्ण का जो भेद होता है वो मुख्यतः उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला, जो हम लोग अभी उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन। देखिए, तो सबसे पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर कहने का मतलब कि जिसमें कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा तो हो जाएगा हर्ष स्वर, और जिससे हर्ष स्वर थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उच्चारण करने में तो हो जाएगा दीर्घ स्वर, और उससे भी ज्यादा समय लगेगा, दीर्घ से भी ज्यादा लगेगा तो हो जाएगा प्लुत स्वर। अब देखिए यहाँ पर बोलिए, कितना आसान से बहुत कम समय लग रहा है। ई बहुत कम समय लग रहा है। और उसी प्रकार से जब दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। बोल के देखिए, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। हर्ष स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए बोलेंगे उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में ये दोनों से ज्यादा समय लगेगा, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा। जो ओम, देखिए यह हो जाएगा ओम। तो ओम बोलने में कितना समय लग रहा है? सबसे ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको प्लुत स्वर। चलिए, हाँ, एक और चीज यहाँ जो कि एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि हर स्वर का कुल संख्या कितना होता है, तो सीधे बोलना 4। कितना बोलना? 4। जो कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर स्वर की कुल संख्या कितना होता है, तो 4 बोलना है। आगे देखते हैं, तो व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं नहीं होता है, यानी कहने का दूसरे वर्णों की सहायता लिया जाएगा तो हो जाएगा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। व्यंजन वर्ण जो कि जिसका संख्या होता है 33 होता है। अब समझिए 33 कौन कौन होता है। देखिए, तो बात करते हैं जिस प्रकार हम लोग स्वर वर्ण की बात किए कि 3 प्रकार का होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो उसी प्रकार से व्यंजन का भी भेद होता है मेरे भाई, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंत्यस्थ व्यंजन, एक होता है उष्ण व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होता है वो 25 होता है। इसका परिभाषा जो है जो कि एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए परिभाषा के आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात किया जाएगा तो सीधे बोलना है कि इसका संख्या जो है 25 होता है। अब कौन कौन होता है, तो क से लेकर प तक, यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, तो क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। देखिए क से लीजिए और प तक जोड़िए, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि स्पर्श व्यंजन की क्यों संख्या पूछेगा तो सीधे आपको बोलना है 25 बोलना है। आगे अंत्यस्थ व्यंजन की बात किया जाए तो अंत्यस्थ व्यंजन की जो संख्या होता है वो 4 होता है। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या क्या होता है? 4 होता है। य र ल व यहीं तक। ठीक है, तो 4 हो गया। तो कोई बोलेगा कि बताइए कि यह कौन वर्ण है, तो बोलना है अंत्यस्थ। अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण है। ठीक है,
आगे आगे है तीसरा जो है उष्ण व्यंजन है, जो कि इसमें आता है तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। वह के बाद क्या है, तलाबी स होता है, मूर्धनी स, दंती स और ह होता है। तो ये जो 4 गो है वो आता है उष्ण व्यंजन में आता है, उष्ण व्यंजन में आता है, जो कि इसका भी संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसका भी संख्या 4 होता है। तो 25 4 29, 29 4 33, यानी कि व्यंजनों की संख्या जो है वो क्या है, 33 है। अब बात करते हैं कि वर्ण के भाई अन्य प्रकार भी होता है, वर्ण के अन्य भी प्रकार होता है, जिससे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। दूसरा बात करते हैं अयुग्वाह, तीसरा बात करते हैं द्विगुण। तो वर्ण के अन्य भी प्रकार होता है, जो कि ये 3 गो है। ठीक है, संयुक्त वर्ण, अयुग्वाह और द्विगुण। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण क्या है, यानी कहा मतलब 2 वर्णों से मिलकर है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनेगा, वही होता है संयुक्त वर्ण। जैसे बात की जाए छ के बाद की जाए, त्र के बाद की जाए, ज्ञ के बाद की जाए, श्र के बाद की जाए, तो इसका जो संख्या होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण का जो संख्या होता है वो 4 गो होता है। छ जो होता है, छ जो होता है क, आप प्लस में मूर्धनी स, आप प्लस में क्या होता है अ, तो उससे मिलकर बनता है छ, मिलता है छ बनता है। ठीक है, और त्र के बाद की जाए तो त, आप प्लस में र, आप प्लस में अ, तो बन जाएगा, बन जाएगा त्र बन जाएगा। उसी प्रकार से ज्ञ भी बनता है, उसी प्रकार से श्र भी बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अयुग्वाह की बात करते हैं। तो अयुग्वाह जो होता है वो 2 होता है, अन और अ होता है, अन और अ होता है। ठीक है, अब देखते हैं तो द्विगुण जो होता है, द्विगुण होता है ड और ढ। द्विगुण जो होता है वो ड और ढ होता है। तो द्विगुण के बात की जाए तो इसका संख्या कितना होता है, 2 होता है, और अयुग्वाह का भी 2 होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब कुल वर्णों की संख्या बताइए कितना था, कुल वर्णों की संख्या 52 था, कुल वर्णों की संख्या कितना था, 52 था, यहाँ पर लिखा हुआ है 52। तो अच्छा बताइए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना था, 11 था, व्यंजन वर्ण के 33 था। तो 11 और 33 44, और 44, ठीक है 44 हो गया, और 44 देखिए संयुक्त वर्ण की संख्या कितना है, 4 है, तो 44 4 48, अब 48 से 2 50, और 50 से 2 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि बताओ पूरा वर्णों की संख्या कितना है, 52 है, और कोई बोलेगा कि हमको जोड़ा के दिखाओ, तो आप लोग आराम से जोड़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है। उसी प्रकार आगे पढ़ना है वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला के बारे में, यानी कि वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। वर्णों के समूह क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। देखिए, तो वर्णों के समूह क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। जिसे कहने का मतलब है, जिसे कहने का, जिसे समझिए, जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखे क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, मिल गया, मिल के बन गया कमल। क्या बन गया, कमल। अब समझिए कि जो वर्ण का समूह है ना मेरे भाई, जो वर्ण का समूह है, तो यही वर्ण के समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। यानी कि वर्ण का अगर समूह रहेगा, वर्ण का समूह रहेगा, उसी समूह को बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। आगे बात करना है जो कि वहां से काफी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान देखिए, तो उच्चारण स्थान में कैसे कैसे कहा, जिससे हो जाएगा उच्चारण स्थान में होता है कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होता है, ये सब हो जाएगा। समझ गया ना। तो अब बात करेंगे कि बताइए कि कवर्ग जो होता है वो किसके उच्चारण से होता है। तो हम कवर्ग यानी कि कह, ठीक है, कवर्ग हो गया, ह हो गया, आ हो गया, अ हो गया, अ और आ हो गया, चाहे विसर्ग हो गया। कवर्ग, अ, आ और ह और विसर्ग, ये चारों पांचों जो है ना, उस सब किसके उच्चारण से बाबू निकलता है, तो कंठ के द्वारा। किसके द्वारा, तो कंठ के द्वारा निकलता है। तो यहाँ हो गया कंठ। ठीक है, अब वैसे भी नहीं याद होता है तो आप लोग को क्या करना है, कवर्ग होता है, उसके बाद चवर्ग होता है, उसके बाद टवर्ग होता है, उसके बाद तवर्ग होता है, उसके बाद पवर्ग होता है। तो आप लोग को बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे उच्चारण स्थान का ट्रिक बताए थे, जिसमें बताए थे के टी एम 2, KTM 2। तो क से कवर्ग और क से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क से कवर्ग और क से कंठ हो जाएगा। तो कवर्ग के जहां तक कोई कवर्ग में कोई भी अगर अक्षर पूछेगा तो क्या बोलना है, कंठ बोलना है, यानी कि कंठ बोलना है। दूसरा स्थान पाता है चवर्ग। तो चवर्ग यानी कि के टी, तो टी से हो जाएगा तालु, इसलिए हो जाएगा चवर्ग में जितना भी आएगा तो हो जाएगा तो से तालु हो जाएगा। उसी प्रकार से टवर्ग के बात की जाए तो KTM, एम से हो जाएगा मूर्धा, तो टवर्ग में आ जाएगा मूर्धा, यानी कि टवर्ग का जितना भी अक्षर है, जितना भी वर्ग है, किसमें आ जाएगा, तो मूर्धा में, मूर्धा के द्वारा उच्चारण होगा।
त वर्ग के बात की जाए तो त वर्ग हो जाएगा KTM2 यानी कि डी से दंत, तो डी हो से दंत हो जाएगा। और पवर्ग के बात किया जाए तो पवर्ग हो जाएगा ओष्ठ से, यानी कि ओ से ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग कवर के बात किया जाए, चवर के बात किया जाए, या टवर के बात किया जाए, तवर के बात किया जाए, पवर के बात किया जाए, ये जिसका उच्चारण किससे होता है, इसका उच्चारण आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं और आ के, ओ और आ के चाहे ह के, तो इसका उच्चारण कौन से हो जाता है। और हर्षई या दीर्घई इसका उच्चारण तालु से हो जाता है। और बात करते हैं तो से तलाबी स, तो त से तालु, यानी कि तलाबी स का उच्चारण आसान किससे होता है, तो तालु से होता है। और म से मूर्धनी स, म से मूर्धनी स, और म से मूर्धा, यानी कि मूर्धनी स का उच्चारण आसान किससे होता है, तो मूर्धा से हो जाता है। और द से दंती स, और द से दंत, तो इसका उच्चारण किससे होता है, तो होता है दंत से हो जाता है यहाँ पर। और बात करते हैं हर्षऊ और दीर्घऊ का, तो इसका उच्चारण होता है तो सीधे होता है ओठ से हो जाता है। और यहाँ पर र का उच्चारण था, र का री से री हो जाएगा या र हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। और ल का उच्चारण दंत हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग पूरा उच्चारण स्थान आप लोग समझ गए होंगे, और जितना भी वर्ण विचार में जितना भी था ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज आप लोग को थोड़ा सा आगे समझना है, जो कि आप लोग को मैं बोलकर ही समझा देता हूँ। देखिए, आगे होता है मुंह से वायु निकलने के आधार पर होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। मुंह से वायु जो निकलने के आधार पर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो जिससे अगर मुंह से वायु अगर कम निकलेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्पप्राण। और जिसमें ज्यादा, यानी कि जिसमें ज्यादा निकलेगा तो हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्पप्राण को कैसे पहचानेंगे और महाप्राण को कैसे पहचानेंगे। तो अल्पप्राण में क्या होता है, अल्पप्राण में होता है सभी वर्ग का होता है पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे कि आप लोग देखिए, यानी कि जिसे देखिए क लिखते हैं यहाँ पर, क ख ग घ अंग। तो देखिए, तो पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा को अल्पप्राण कहते हैं। यानी कहे मतलब कि 135 याद रखना, 135 पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। यानी कि सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा को अल्पप्राण बोलेंगे। आप प्लस में अंत्यय से व्यंजन रहेगा। अंत्यय से व्यंजन किसको कहेंगे, य र ल व। समझ गए, यानी कि सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस में य र ल व। ठीक है, अगर ये सभी रहेगा, जहां आप लोग को दिख जाएगा सीधे अल्पप्राण मानना है। और उसके बाद दूसरा जो है वो महाप्राण है। अच्छा बताइए, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया तो दूसरा चौथा ना बचा जी, तो दूसरा जो चौथा बच गया ना वो महाप्राण में हो जाएगा। आप प्लस में उष्ण व्यंजन आ जाएगा, जिसमें आता है तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह आता है। तो दूसरा और चौथा आप प्लस में उष्ण व्यंजन किसमें आ जाएगा, तो महाप्राण में आ जाएगा। मेन चीज का परिभाषा समझना नहीं है, मेन चीज समझना है इसका उदाहरण। अगर उदाहरण क्या आप लोग समझ गए ना, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को धराधर बनेगा अल्पप्राण और महाप्राण वाला। ठीक है, उसके बाद महाप्राण और अल्पप्राण समझ गए। उसके बाद आपको समझना होता है घोष और अघोष, जो कि स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर इसे बांटा गया है दो प्रकार का। तो पहला होता है घोष, जिसको सघोष भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है अघोष होता है। ठीक है, तो अब सघोष के बात की जाए तो कहने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका का कंपन होता है उससे बोलेंगे सघोष या घोष बोलेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका कंपन नहीं होता है उसको अघोष बोलेंगे। अब समझते हैं कि सघोष में मेन चीज हम लोग को समझना है, जैसे में एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल आप लोग धर लिए ना कि हाँ ये इस वर्ग का ये होता है, जैसे समझिए आप लोग महाप्राण में क्या समझे, तो महाप्राण में आप लोग समझे दूसरा और चौथा। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो अघोष में हो जाएगा पहला और दूसरा। 24 का अजय कितना होता है, 12 होता है, तो अघोष में हो जाएगा पहला और दूसरा। खाली एक याद कीजिएगा ना, तो सब अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, एक में डाउट रहता है आदमी के, एक में फंस जाता है, कौन मारिए पहला होता है दूसरा होता है, एक में आदमी फंस जाता है तो ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तो एक चीज याद रखना है, महाप्राण में 24 और अघोष में 12। अब 12 अगर याद रहेगा तो उसे निकाल सकते हैं सघोष। अगर पहला दूसरा है, मान लीजिए अघोष में पहला दूसरा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा घोष में। अगर पहला दूसरा अगर अघोष में है
तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, घोष में होगा। तो उसी प्रकार से देखिए, तो सौ घोष में क्या हो जाएगा, सौ घोष में क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा। घोष में, सौ घोष में क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा। अब प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा स्वर। प्लस में क्या हो जाएगा, स्वर। और प्लस में हो जाएगा अंत्ययस्त। समझ गया ना, प्लस में अंत्ययस्त, इसमें तीनों आ जाता है, तीसरा चौथा पांचवा, और प्लस में अंत्ययस्त और स्वर। समझ जाए, इतना अगर रहेगा, एक में से कोई भी अगर एक दे देगा, कहेगा कि बताइए अ कौन सा वर्ण है, अल प्राण है, कहेगा कि अल प्राण है, कि सघोष है, कि अघोष है, कि इनमें से कोई नहीं, तो सीधे मानना है सघोष मानना है। समझ गए ना। तो तीसरा चौथा पांचवा स्वर वन और अंत्ययस व्यंजन वन, तो ये सभी हो जाएगा किसमें, तो सघोष में। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें आ जाएगा किसमें, तो अघोष में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अघोष में। पहला और दूसरा अघोष में, ध्यान दीजिए, पहला दूसरा अघोष में, और प्लस में उष्ण व्यंजन, प्लस में उष्ण व्यंजन आ जाएगा अघोष में। ठीक है। और पूछेगा, जैसे यहां से एग्जाम पर पूछेगा कि बताइए तेलाबी स कौन सा वर्ण है, तेलाबी स कौन सा वर्ण है, अल प्राण, अल प्राण है, कि सघोष है, कि अघोष है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बोलना है, क्या बोलना है, अघोष बोलना है। ठीक है, अघोष पर क्या करना है, टेक लगा देना है, तो आप लोग को सही हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्ण विचार में जितना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितना भी यहाँ से कॉन्सेप्ट था, आप लोग को सीधे दे दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।